हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे के जो टॉपिक्स जैसे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन तो ये ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कैसे काम करता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, हम जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये डीएनए है। यहाँ पर डीएनए का जो इनिशिएशन था वो हो चुका है। समझो कि यहाँ पर हो चुका है इनिशिएशन। इस तरह से ये +1 था, इसके पीछे की तरफ प्रमोटर है। अब हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज चल रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है और जो आरएनए बन रहा है वो आरएनए यहाँ से होकर इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम है, हम जानते हैं, क्योंकि आरएनए का निर्माण भी डीएनए के समान 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो इसमें जब हम कह रहे हैं ये यहां से इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन की तरफ जा रहा है, तो इलोंगेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज, हम जब आरएनए की बात कर रहे हैं तो ये एनटीपीस का उपयोग करता है। एनटीपीस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जैसे एटीपीस, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। टीटीपी तो होता नहीं है आरएनए के अंदर, तो ये क्या करता है कि फटाफट जल्दी जो एनटीपीस है इनको लेता जाता है और इस जगह पर जोड़ते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इलोंगेशन में ये न्यूक्लियोटाइड को लिखा जाता है और जो आरएनए की श्रृंखला है वो पीछे की तरफ बढ़ती जाती है। अब एक समय ऐसा आता है, इसमें हो सकता है कि भाई ऐसा होता है कि लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ने की संभावना भी होती है। तो वो इसके अंदर पाई जाते हैं कि इसके अंदर एक एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज में, या हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये गलत न्यूक्लियोटाइड अगर कोई जुड़ रहा है तो उसे हटाता भी रहता है। यानी कि यहाँ डीएनए की तुलना में इस जगह पर, यानी कि आरएनए के फॉर्मेशन में डीएनए की तुलना में न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ने की संभावना ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन कैसे होता है, देखिए, इलोंगेशन इतना ही लिखना है। अब टर्मिनेशन देखिए कैसे होता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि डीएनए में कौन सी चीज कहां होनी है, कहां नहीं होनी है, ये सब डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पर। किस प्रकार की न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है उसके अकॉर्डिंग ही डीएनए में सब कुछ अपने आप होता है। मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाया था, रेप्लिकेशन वैसे होता है। मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन भी आप लोगों प्रमोटर वाले स्थान पर होता है। ठीक है, अब टर्मिनेशन भी एक निश्चित स्थान पर होगा। देखो कैसे होता है कि ये एक डीएनए की श्रृंखला और यहाँ पर अपना जो आरएनए पॉलीमरेज है वो चल रहा है और इसके आगे इसमें टर्मिनेशन सीक्वेंस आने वाली है। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है इस तरह से। यहाँ पर बहुत पीछे रह गया +1, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपना आरएनए यहाँ से निकल के आ रहा है इस तरह से, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऐसे,
ऐसे, दिस इज 5 प्राइम। अब इसमें आप थोड़ा देखिए, जहां पर टर्मिनेशन होना होता है, जैसे देखो ये इधर 5 प्राइम है, ये इधर 3 प्राइम है, तो आपको पता है भाई नीचे वाली श्रृंखला पर ही टेम्पलेट स्टैंड जो है नीचे वाली श्रृंखला है, नीचे वाली स्टैंड है, ऊपर वाली नॉन टेम्पलेट है। तो इसमें आगे की तरफ जहां ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होना है वहां कुछ सीक्वेंस पाई जाती है। तो वो जो सीक्वेंस आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप वो सीक्वेंस अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे होती है, जैसे जी सी सी जी सी जी, इस तरह से, और बीच में 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड कुछ और हो सकते हैं इस तरह से। तो एक बार तो आपने इस श्रृंखला को ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरह। अब इस श्रृंखला को आप इस तरह से उल्टा चलते हुए लिखो, और वो भी कंप्लीमेंट्री लिखनी है। तो जी से होगी कंप्लीमेंट्री सी, जी सी जी जी और सी, इस तरह से। हमको केवल नीचे वाली श्रृंखला पर ध्यान देना है, ऊपर वाली पर नहीं। ठीक है, हमने देखो यहां से यहां तक लिखी है कि स्ट्रेच जी सी सी जी सी जी, है ना, ये सीधे लिख दिया। अब हमको यहाँ यानी बीच में कुछ 4-5 न्यूक्लियोटाइड अलग लिखने हैं और आगे की तरफ लिखनी है श्रृंखला, लेकिन ये श्रृंखला को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वो इसकी उल्टी है, ऐसे चलेंगे, और कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री लिख दिया हमने और उल्टी भी लिख दिया, इन्वर्टेड रिपीट है एक तरह से। इसके लास्ट में यहां पर होते हैं इसमें ए ए ए ए ए ए, इस तरह से ये सीक्वेंस होती है। और यहां होगा 3' to 5'। ठीक है, ये तो हो गया डीएनए की श्रृंखला। अब जब ये आरएनए बनेगा तो क्या होगा भाई, तो आपको पता है कि जब आरएनए बनता है तो जी के साथ क्या जुड़ेगा, सी, यहां पर जी, यहां पर जी, सी जी सी, बीच के जो 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक्स 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 एक्स। उसके बाद ये देखिए सी से क्या जुड़ेगा, जी सी जी सी सी और जी, और जो ए है वो अब बदल जाएगा किसमें, यू में। तो यू 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 यू। तो इस प्रकार से ये एक कंडीशन है, ठीक है, कि जब टर्मिनेशन होना होता है तो टर्मिनेशन सीक्वेंस पर होता है। तो मैंने यहाँ एक सीक्वेंस बनाई है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है रो इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट। रो एक प्रोटीन है, हेक्सामेरिक प्रोटीन है, रो इंडिपेंडेंट। और दूसरा होता है रो डिपेंडेंट, रो डिपेंडेंट। ठीक है, तो रो इंडिपेंडेंट को हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए की श्रृंखला के अंदर उपस्थित सीक्वेंस के कारण ही होता है, इसलिए इसको हम आंतरिक या इंट्रिंसिक कहते हैं। अब देखो क्या है, हम पहले बात कर रहे हैं रो इंडिपेंडेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे रो डिपेंडेंट की। तो देखो रो इंडिपेंडेंट हो चाहे रो डिपेंडेंट हो, ये चीज तो इसके अंदर पाई जाएगी, बस ये नहीं पाया जाएगा। ये श्रृंखला का जो कोडोन है, ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये केवल रो इंडिपेंडेंट में ए पाए जाएंगे, बाकी दोनों में ये श्रृंखला तो पाई ही जाएगी। यानी कि यहां तक जो श्रृंखला है, यहां तक ये तो दोनों में पाई जाएगी। और ये जो यू यू और जो ए है, यानी कि जो ए सीक्वेंस डीएनए के अंदर ये तो आरएनए में बनी है, ये श्रृंखला रो इंडिपेंडेंट में पाई जाएगी, ना कि डिपेंडेंट में। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है।
पहले हम रो इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, तो इसमें देखो कैसे होता है समापन। जब ये हमारा आरएनए है, इधर से ये पूरा आरएनए है ऐसे, ठीक है, 5 प्राइम। अब जब हम इस श्रृंखला को, इनकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ के नीचे की तरफ खींचे हैं, तो ये कंप्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। देखो कैसे आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना भाई, कि जब मैं यहां पर खींचता हूं इनको, तो ये श्रृंखला कुछ ऐसे बन जाती है। देखो यहां जो नीचे की तरफ है, इस जगह पर, यहां पर मैंने जो एक्स 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 बेस लगाए हैं 5, वो हैं ये 5, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं है। अब यहां देखिए, ये नीचे जाएगा तो यहां पर सी आ गया, उसके बाद जी आ गया, उसके बाद सी आ गया, फिर जी आ गया, फिर जी आ गया और फिर सी आ गया। तो ये इस तरह से आया। अब देखो इस सी के सामने जी आ गया, जी के सामने सी आ गया, फिर जी आ गया, फिर सी और फिर ये जी। और इधर क्या आएगा, यहां आएगा यू 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 यू, इस तरह से, ठीक है। और ये अपना आरएनए, इधर ये अपना आरएनए 5। अब अगर आप इसको देखेंगे, जब ये कंप्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो इन बेसिस में यहाँ इस तरह से बंध का निर्माण हो जाता है, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर या हेयर पिन स्ट्रक्चर बनती है। स्टेम लूप बन जाता है, या इसको हेयर पिन लूप भी कहते हैं, ये बन जाता है। अब इस लूप को यहां देखिए, यहां पर है ये अपनी कंप्लीमेंट्री क्षार, ये इस तरह से, ठीक है। और ये कंप्लीमेंट्री क्षार की वजह से यहां पर एक लूप का निर्माण हो गया है, इस तरह से। ये लूप जब बन गया है यहाँ, तो इनमें इस तरह से यहाँ ये बन गया लूप, ठीक है। और इस जगह पर आप देखें तो यहाँ पर आरएनए के यू 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 ये है, और यहाँ पर है ए ए ए ए ए, इस तरह से इनकी ये ए जो दिए हैं, ये तो हमने इसके लिए हैं। जो यू 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 लिखा है वो आरएनए के लिए लिखा है। तो स्टेम लूप स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर बनाई थी वो यहाँ बना दी है। अब होता है टर्मिनेशन। इतनी सीक्वेंस है, इतना पढ़ने के बाद अब टर्मिनेशन को देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए, जब ये आरएनए इस आरएनए एग्जिट चैनल से पीछे की तरफ निकलता है, यानी कि जब इस तरह की सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जब ये स्टेम लूप स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, तो ये ए और यू आपस में जुड़े रह जाते हैं। और ये लूप जब आरएनए के एग्जिट चैनल से टकराता है तो उस जगह पर धक्का लगता है, यानी कि चलते 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 एकदम से धक्का लगता है। तो जैसे ही झटका लगता है या धक्का लगता है, उस शॉक की वजह से ए और यू के बीच के जो द्विबंध होते हैं वो टूट जाते हैं और आरएनए की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये जब लूप स्ट्रक्चर, ये वाली लूप स्ट्रक्चर जब इस जगह पर बन जाती है और ए और यू के साथ द्विबंध जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये आरएनए भागता भागता पीछे की तरफ जब यह टकराता है, तो जैसे ही ये टकराएगा वैसे ही इसको झटका लगता है। उस झटके की वजह से ये ए और यू के जो बंध होते हैं ये आपस में टूट जाते, ये हट जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसकी वजह से आरएनए की श्रृंखला अलग हो जाती है। ये हो जाता है और रो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन काम में नहीं आ रही है, केवल डीएनए और आरएनए की जो श्रृंखला है उन्हीं के कारण यहाँ पर ये टर्मिनेशन हो रहा है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन या इंट्रिंसिक टर्मिनेशन।
अब एक टर्मिनेशन है जिसको हम कहते हैं रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट, तो रो डिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है इसको आप इस तरह से देखें कि मैंने अभी बताया था आपको कि रो इंडिपेंडेंट में तो ये श्रृंखला और रो डिपेंडेंट दोनों में ये श्रृंखला तो पाई जाएगी, केवल यू और यू ए है ये नहीं पाई जाएंगी, यानी कि अब ये श्रृंखला नहीं पाई जाएगी। अब डीएनए के अंदर मान लो मैं ये लिखूं कि भाई ये भी जी और सी होते, जी सी सी जी सी जी इस तरह से, तो यहाँ आरएनए के अंदर भी ये सी जी जी सी जी और सी होते ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये नहीं होगा, यहाँ पर ये सी जी जी सी जी सी ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इस जगह का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी भाई, यहाँ भी ये जी सी ये जी सी सी जी सी जी ये हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी सी जी जी सी जी सी ये हो जाएगी। अब आप जानते हैं भाई जी और सी के बीच में 3 बंध होते हैं, और सी और जी के बीच में 3 बंध होते हैं, ए और टी के बीच में 2 बंध थे। वहां हमने देखा कि जब झटका लगता है तो ए और यू के बीच के 2 बंध टूट जाते हैं, लेकिन अब देखिए ये लूप यहाँ भी बनेगा, ठीक है, आरएनए पीछे की तरफ यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ए और टी नहीं है, यहाँ पर सी और जी है, तो यहाँ पर सी और जी के 3 बंध जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर झटका लगता है तो ये जी और सी के 3 बंध नहीं टूट पाते हैं। जब नहीं टूट पाते हैं तो इस जगह पर ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन नहीं होता है। इसका टर्मिनेशन करने के लिए एक अन्य प्रोटीन जिसका नाम है रो प्रोटीन काम में आती है। तो रो प्रोटीन जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर है, हेक्सामेरिक है, 2 3 4 5 6 इस तरह से हेक्सामेरिक है। तो ये भी इस जगह पर आके जुड़ती है, यहाँ 5' रे पर, ठीक है, और 5' रे से होते हुए इस तरह से यहाँ से निकल के यहाँ, तो ये एक तरह से हेलिकेज होता है भाई। ये क्या है? हेलिकेज है। हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना। जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था हेलिकेज, वो डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता है, तो ये भी एक हेलिकेज है, रो प्रोटीन, ये दोनों श्रृंखलाओं के बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ेगा। तो जब ये हेलिकेज यहाँ से चल के इस तरह से चलते हुए इस लूप पर आता है, देखिए यहाँ इस लूप पर यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो जब ये लूप पर आता है तो इस लूप के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देता है इस तरह से, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन बंध से तोड़ दिए, उसके बाद कहाँ आता है ये? उसके बाद यहाँ आता है भाई, जी और सी के बंधों को भी तोड़ देता है। जब ये जी और सी के बंधों को तोड़ देता है तो फिर आरएनए श्रृंखला अपने आप अलग हो जाती है, हो गया टर्मिनेशन। यानी कि यहाँ जो सीक्वेंस है उसकी वजह से टर्मिनेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक बाहरी प्रोटीन है, इसको हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, बाहरी प्रोटीन, इसका नाम है रो प्रोटीन के कारण यहाँ पर टर्मिनेशन होता है। रो प्रोटीन एक हेलिकेज की तरह कार्य करती है, ये 5' से प्रवेश करते हुए आरएनए पॉलीमरेज के अंदर चली जाती है और लूप के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ती है। लूप के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ते हुए और ये यहाँ पर जी और सी के बीच के जो 3 बंध हैं उनको भी तोड़ देती है, जिससे आरएनए की श्रृंखला अलग हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स, और वो इंडिपेंडेंट और वो डिपेंडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।